So, my next topic is Principle of Optical Reversibility. इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीज़ें, सपोज मैं दो मीडियम कंसिडर करता हूँ, मीडियम नंबर वन, मीडियम नंबर टू। मीडियम नंबर वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ μ1, और मीडियम नंबर वन में जो रे ट्रेवल करेगी, लाइट रे, तो उसकी वेवलेंथ λ1 और वेलोसिटी v1। सिमिलरली मीडियम नंबर टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और वेवलेंथ लाइट की इस मीडियम में λ2, और जो स्पीड है लाइट की इस मीडियम में दैट इज v2। ये चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है? इस वक्त हम जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? तो जैसे मैं बात करता हूँ सपोज कि ये इंटरफेस है दो मीडियम का, मीडियम नंबर वन, मीडियम नंबर टू, और रे सपोज मीडियम नंबर वन से चलना शुरू करती है और इंटरफेस पर स्ट्राइक करती है, और सपोज ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है। सपोज जो एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट रे का दैट इज ई, बाय फ्रैक्शन ये कितना एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो बाय फ्रैक्शन दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड आर, मींस अगर मैं बात करूं कि जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड है दैट इज ई आर, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड इज ई, देन ई आर डिवाइडेड बाय ई, ये आपके पास क्या होगा? दैट इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ई आर क्या बन जाएगा? दैट इज आर टाइम्स ई, मतलब ये आपके पास आर टाइम्स ई, इट इज द रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। स्मॉल आर आपके पास क्या है? दिस इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो बाय फ्रैक्शन बात हो रही है। सपोज जो ट्रांसमिट कर गया या रिफ्रैक्ट कर गया, मैं ट्रांसमिशन की बात कर ई टी, ठीक है, ये कितना एम्पलीट्यूड जो है वो ट्रांसमिट कर गया, उस हिसाब से हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे कि जो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट हुआ डिवाइडेड बाय जो एम्पलीट्यूड आपने इंसिडेंट किया था, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, इन दोनों की रेशियो दैट इज ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। तो ई टी क्या हो जाएगा? टी टाइम्स ई, तो इट विल बी टी टाइम्स ई। अब जब रे मीडियम नंबर वन से मीडियम नंबर टू में जा रही है, तब हम जाने की कोशिश में है, तब जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसको मैं आर की बजाय R1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो इट्स R1E। और जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है उसको मैं T1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो इट्स T1E, इट्स T1। तो रे नंबर जो रे है वो मीडियम वन से मीडियम टू में अगर जाने की कोशिश में है और रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशंस होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R1 और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T1 कंसिडर किया। बट सपोज ये रे मीडियम नंबर टू से मीडियम नंबर वन में, सपोज ये आगे भी मीडियम नंबर वन है, ठीक है, या फिर उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, जाने की कोशिश में है, तब जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स होंगे, सपोज ये फिर दोबारा ये आपके पास एक ग्लास स्लैब था, यहाँ भी एयर, ठीक है, ये ग्लास आ गया, ये एयर, तो ये भी वही मीडियम है और ये भी वही मीडियम है। तब ये जब रे आगे चलेगी, ठीक है, और ये ट्रांसमिट हो जाए या रिफ्लेक्शन हो जाए या फिर यहीं से रे वापस हो जाए, तो इस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं कि रे जो है
मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 की ओर जा रही है, उल्टा कंसिडर कर रहे हैं। अब जो रिफ्लेक्शन की बात आएगी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात आएगी, उसको हम R2, और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की बात आएगी उसको T2 कंसिडर करेंगे। तो अगर मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जाते हैं तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स आर R1 एंड T1, और अगर मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 में जाती रे जाने की कोशिश में है तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स R2 एंड T2। ये R1 एंड T1 एंड R2 एंड T2 ये हमने कोफिशिएंट्स कंसिडर किए। अब मैं इस डायग्राम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये रे 1 आपने इंसिडेंट की और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज E। तो ये रे 1 आपने इंसिडेंट की एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज E। ये एम्पलीट्यूड आपने E कंसिडर किया। अब ये रे जब इस इंटरफेस पर आई, ये मीडियम 1 मीडियम 2, और ये रिफ्लेक्ट हुई 1, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्रैक्ट हुई 2। तब आपने एम्पलीट्यूड्स कैसे लिखने हैं, दैट इज R1E, ठीक है, और यहाँ T1E, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सामने मिरर्स रख दिए एकदम इसके परपेंडिकुलर। यहाँ भी एक मिरर है, ठीक, और यहाँ भी एक मिरर है, और यहाँ से रे क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई विद द सेम एम्पलीट्यूड इस वक्त, क्योंकि उसी मीडियम में रे है, और यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जो रे है, सपोज मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इस रे की, द रे नंबर 2, ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है। ये जो वापस आई इसका एम्पलीट्यूड करना, दैट इज R1E, इट्स R1E। अब ये रे जब यहाँ फिर दोबारा इंटरफेस पर आई तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है 1, तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में ही जा रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एम्पलीट्यूड R1E माना जाएगा। रे नंबर 2 जब वापस जा रही है तो एक R1 और आ जाएगा, तो इट विल बी R1 टाइम्स R1E, वही लिखा है R1 टाइम्स R1E, ये जो वापस गई, ठीक है। ये रे नंबर 2 जब वापस आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई तो हमने एम्पलीट्यूड क्या बोला, दैट इज R1 मल्टीप्लाइड बाय R1E। R1E क्या है, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। ऑफ रे नंबर 2 जब इंसिडेंट हुई इस इंटरफेस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, और अगर ट्रांसमिट हुई यही रे, ठीक है, यही रे अगर ट्रांसमिट होती है तो R1E इज द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, और जो ट्रांसमिट होगी उसमें क्या आ जाएगा, साथ में T1 आ जाएगा। तो आप R1E, ठीक है, इंटू T1, ये रे नंबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसमिटेड रे है, ठीक है, इन मीडियम नंबर 2, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास वो वाला एम्पलीट्यूड आ गया। अब दूसरी बात, रे नंबर 3, रे नंबर 3 जब ये वापस, ठीक है, होगी, यहाँ से वापस होगी, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, दैट इज T1E, ठीक है, इट्स T1E। अब ये एक रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अब रिफ्लेक्शन क्या है, रे इज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम मीडियम नंबर 2 टू मीडियम नंबर 1। तब आपके पास जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज R2, तो इट्स R2 टाइम्स T1E, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड जो है वो T1E विच इज इंसिडेंट, जब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई और यहाँ इंटरफेस पर पहुंची, इट्स ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम मीडियम नंबर 2 टू मीडियम नंबर 1। तब रिफ्लेक्शन वाली बात आएगी तो T1E उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट विच इज R2, तो R2 T1E। और सपोज यहाँ से ट्रांसमिशन की बात भी होती है, वो होगी खैर, तो T1E इज द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, और जो ट्रांसमिटेड के कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड होगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 से, तो T2 T1E, ठीक है। ये आपके पास जो एम्पलीट्यूड आएगा ड्यू टू ट्रांसमिशन
किस रे के लिए? रे नंबर 3 के लिए, जब ये वापस हुई बाय दिस मिरर। ये मिरर एकदम परपेंडिकुलर रखे हुए हैं ताकि जब ये इसके ऊपर रे पड़ेगी तो एकदम, ठीक है, ये वापस हो जाएगी, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, ठीक है ना। ये अब आपके पास ये चीज क्लियर होने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है कि अगर अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि ये आपके पास रे नंबर 1 जो थी वो रे नंबर 2 और रे नंबर 3 में गई, रे नंबर 2 में ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रे नंबर 3 में ड्यू टू ट्रांसमिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इफ द रेज आर रिवर्स्ड, रिवर्स कैसे करेंगे? बाय दीज मिरर्स। इफ रेज आर रिवर्स्ड देन दे विल रीट्रेस देयर पाथ, मतलब ये रे नंबर 2 जब वापस आएगी, रे नंबर 3 जब वापस आएगी, ये दोनों मिलके वापस रे नंबर 1 को रिवर्स डायरेक्शन में बना देंगी, ठीक है। मतलब ये वापस रे नंबर 1 विद सेम एम्पलीट्यूड वापस होगी, ठीक है। जैसे ये इंसिडेंट हुई थी वैसे ये वापस होगी इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर मेड इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है ना। उनको रिवर्स अगर करोगे, उनकी डायरेक्शंस अगर रिवर्स करोगे, वो कैसे करोगे? बाय मिरर्स। इसका मतलब सीधा है कि इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नंबर 4 में कोई भी रे नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है ये टोटल एम्पलीट्यूड आपके पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इन दोनों का सम, ठीक है, R1E, T2 T1E, इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? E के बराबर होना चाहिए। तो इस चीज को हम यूज करेंगे फिर। तो मैं जो चीज कह रहा हूं वो क्या कि ये आपके पास क्या है? ये R1 मल्टीप्लाइड बाय R1E, ठीक है, ये प्लस T2 T1E, इन दोनों का सम कर लिया एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू E, ठीक है, क्योंकि इसको रीट्रेस करना है। इट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और इस डायरेक्शन में फिर कुछ नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब है R2 T1E प्लस T1 R1E दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये इन दोनों का सम 0 और इन दोनों का सम एम्पलीट्यूड वाइज E के बराबर होना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको फिर एक्सप्रेशन वाइज में आगे भी बताऊंगा। जो सेकंड पॉइंट इस आर्टिकल में है वो क्या है? तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स, ठीक है, आर मेड टू retrace their paths, then they recreate the incident beam in the reverse direction whose intensity is same as that of the incident beam provided there is no absorption, ठीक है, लाइट का। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कि when ray travels from one medium to other then it is the frequency which remains the same। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ν1 इक्वल्स टू ν2। और अगर वेलोसिटी की बात की जाए v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास v बाय लैम्डा। तो पहले मीडियम में ये v1 और λ1 हो जाएंगे, दूसरे मीडियम में v2 और λ2 हो जाएंगे। तो v1 डिवाइडेड बाय λ1 इज इक्वल v2 डिवाइडेड बाय λ2, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट पेज पे हम तो हमने बोला v1 बाय λ1 इज इक्वल v2 बाय λ2। अब हमने रेसिप्रोकल्स ले लिए दोनों साइड। तो λ1 बाय v1 इज इक्वल λ2 बाय v2। अब दोनों साइड हमने क्या किया, इसको c से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी c से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी। c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो ये क्या बन जाएगा c टाइम्स λ1 बाई v1, ठीक है। तो c बाई v1 λ1, ठीक है, और ये c बाई v2 λ2। आपने दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन c बाई v वो क्या होता है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो c बाई v1 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम
इन C/V2 दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट मैं बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मैं बता चुका हूँ, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड फाउंड इन द रिफ्लेक्टेड बीम एंड फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड फाउंड इन द ट्रांसमिटेड बीम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये एक्सप्लेन किए थे। अब अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाता हूँ तो डायरेक्शन नंबर 4 के अलॉन्ग मैंने आपको बताया था टोटल एम्पलीट्यूड अगर बात की जाए इट इज R2 T1E प्लस T1 R1E एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। अगर इसको 0 होना है तो क्या हो जाएगा, T1E दोनों में कॉमन आ जाएगा, T1E ये और T1E दोनों कॉमन आ जाए, दोनों में कॉमन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, इट विल बी R2 और यहाँ क्या बचेगा, इट्स R1। तो R1 प्लस R2, ठीक है, T1E R1 प्लस R2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब T1E तो 0 होगा नहीं, T1 0 नहीं हो सकता, E 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स R1 प्लस R2 दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। ये डायरेक्शन नंबर 4 के अलॉन्ग कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके अलॉन्ग एम्पलीट्यूड आपने ये बताया था टोटल एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये भी हमने बात की थी। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आया, R2 इज इक्वल टू माइनस R1 और R1 इज इक्वल टू माइनस R2 और हमने इसको R कंसिडर कर लिया। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो हमने क्या बोला दैट R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 0। तो R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो सकता है, वन इज R1 इक्वल्स टू माइनस R2, सेकेंड इज R2 इज इक्वल टू माइनस R1 एंड से R। ये दो अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, इसमें आप R1 को R कंसिडर कर रहे हो और इसमें आप अगर R1 की बात करें तो माइनस R, ये आपके पास R1 इज माइनस R और इसमें अगर बात करें R1 दैट इज R। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं बिकॉज R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू 0। हम इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं R1 इक्वल्स टू R सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला कि लेट द इंसिडेंट रे EI इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। रिफ्लेक्टेड बीम आप कैसे रिप्रेजेंट कर जाओगे, ER दैट इज R1 EI, EI इज E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और R1 आपने क्या कंसिडर किया, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम R1 को माइनस R कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, मैं R बोल गया था तो माइनस R कंसिडर किया। ठीक है, जब हमने R1 को माइनस R, ये दिस इज केस नंबर 1 माय, ठीक है, R1 इज माइनस R। ठीक है, इसको हमने कंसिडर किया। तो इस माइनस साइन को कंपनसेट करने के लिए हमें, बिकॉज हमें पता है साइन पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या बन गया ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई अगर ऐसा करता हूँ तो ये माइनस साइन ओमेगा टी ऐसा बन जाएगा। तो माइनस साइन यहाँ मैंने कंपनसेट कर दिया। क्यों किया, ताकि मैं फेज रिलेशनशिप बता पाऊँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बीम में। तो इंसिडेंट बीम में जो फेज है दैट इज ओमेगा टी, जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसमें क्या है ओमेगा टी प्लस पाई। इसका मतलब क्या निकल के आता है, जब रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके साथ फेज चेंज पाई का इंट्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर सपोज मैं ऐसा इसमें R1 को प्लस R कंसिडर करता हूँ, ये सेकंड केस ये है, R1 को मैं प्लस R कंसिडर करता हूँ, ये भी हमारे पास ठीक है पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा कंसिडर करता हूँ तो आपके पास ER दैट इज R E0 साइन ओमेगा टी, सिर्फ R से ये R1 को मैं R करूँगा प्लस साइन होगा साथ में, तो उस केस में आपके पास R E0 साइन ओमेगा टी बनेगा। तो अगर इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को मैं
रिलेट करूं तो इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं आया, यहां भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। तो अगर मैं R1 को माइनस आर कंसिडर करता हूं तो फेज चेंज ऑफ पाई है। इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा कि इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। और अगर मैं दूसरा केस कंसिडर करता हूं जिसमें कोई फेज चेंज नहीं है, देन इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम। ये हमें पहले से पता है कि जब भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है तो फेज चेंज पाई का इंट्रोड्यूस होता है, और जब रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम से होता है तो ऐसा कोई फेज चेंज इंट्रोड्यूस नहीं होता है। इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। R1 प्लस R2 जीरो आने का मतलब ये है कि या तो फेज रिवर्सल होगा, तो कैसे होगा, नहीं होगा तब कैसे होगा, इन दोनों को एक्सप्लेन कर पाते हैं हम। मैथमेटिक्स के पास एज सच लॉजिक नहीं होता, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस वो बता रहा है और हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको क्या, कि कब फेज रिवर्सल होगा और कब नहीं होगा। व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑटोमेटिकली फेज चेंज पाई का होगा, फेज रिवर्सल होगा। और अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसा कोई फेज चेंज नहीं होगा। इस चीज को हम एक्सप्लेन यहां कर पाए हैं। जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड पार्ट में एम्पलीट्यूड कंसिडर किया था हमने, ठीक है, वो क्या था, दैट वाज टोटल R1 इंटू R1E, ठीक है, विच इज R1 स्क्वायर E प्लस T1 T2 E। ये हमने, ठीक है, थोड़ी देर पहले इस चीज को बताया था कि रे विल रीट्रेस इट्स पाथ, तो फिर R1 स्क्वायर E प्लस T1 T2 E दैट शुड बी इक्वल टू E। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने चीज बताई थी, ये जो मैंने इक्वेशन बताई थी कि R1 इंटू R1E प्लस T2 T1 E दैट इज इक्वल टू E। तो R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर E प्लस T1 T2 E दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू E, because ray is retracing its path with same amplitude. It is principle of optical reversibility. उसके अकॉर्डिंग हमने बात की थी। तो ये आते ही आपके पास क्या होगा, ई कैंसिल हो जाएंगे, ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा R1 स्क्वायर और यहाँ T1 T2 और यहाँ 1, एंड R1 आपके पास क्या है, दैट इज R या फिर माइनस R, तो स्क्वायर होके वो R स्क्वायर बन जाएगा। तो R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस T1 T2। इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर डिस्क्राइबिंग इंटरफेरेंस, जिसको हम यूज भी करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ इंटरफेरेंस। तो उसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, उसमें एक हम थिन फिल्म कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इस थिन फिल्म पर रे इंसिडेंट हम कंसिडर करेंगे और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स की बातें करेंगे, ठीक है, बट इट इज अ थिन फिल्म, ठीक है, कुछ ऐसा हम करने वाले हैं। और उसमें R हमने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कंसिडर किया, T1 T2 ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स कंसिडर किए। मतलब आपके पास जो थिन फिल्म है, इसके जो आउटसाइड हमने क्या कंसिडर किया, दिस एयर, इट्स एयर, और ये बीच में थिन फिल्म है। जब रे एयर से, ठीक है, 1 2 1 ऐसा लिख देता हूं, 1 से 2 में जाने की कोशिश में है तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट दैट इज T1, और सपोज ये वापस हो जाती है तो 2 से 1 में जाने की कोशिश में दैट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज T2। और जहां तक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का सवाल है, वो R हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों R है, एक प्लस R है एक माइनस R है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, दैट इज R। तो दैट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज R एंड T1 T2 दैट इज ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है, इसकी बात हुई। और नेक्स्ट पेज पर हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की बातें करेंगे, हम नेचर ऑफ इंटरफेरेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये रे एम्पलीट्यूड E, ये इंसिडेंट हुई एट पॉइंट A। रिफ्लेक्शन जब हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज RE, R इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट।
ए पॉइंट पर जब ट्रांसमिशन हुआ, रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम नंबर 1 टू मीडियम नंबर 2 रादर आउटसाइड द फिल्म टू इनसाइड द फिल्म, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, T1, तो T1e दैट इज द एम्पलीट्यूड। अब देखिए इस बी पॉइंट पर जब ये रे पहुंची तब रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपने R कंसिडर किया है, लेकिन इंसिडेंट एम्पलीट्यूड अब कितना है, दैट इज T1e, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, R, तो R T1e। फिर ए डैश पॉइंट पर जब रे पहुंची तो कुछ ट्रांसमिट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई दोबारा। यहां से जब रिफ्लेक्ट हुई तो देखो ए डैश पॉइंट के लिए जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है, R T1e। अगर रिफ्लेक्शन की बात करूंगा तो एक R और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इंटू R T1e दैट इज R स्क्वायर T1e, ये रिफ्लेक्शन वाली बात हो जाएगी। और जब ट्रांसमिशन वाली बात होगी तो इस वक्त ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, फिल्म से एयर की ओर, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आप T2 कंसिडर करेंगे। तो R T1e के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, T2, तो क्या बन जाएगा R T1 T2e, तो R T1 T2e। अब जो बी डैश पॉइंट के ऊपर ये रे यहाँ इंसिडेंट होगी जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, R स्क्वायर T1e, तो बी डैश पॉइंट पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दैट इज R, एक मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो R स्क्वायर T1e के साथ R जब मल्टीप्लाई होगा तो R क्यूब बन जाएगा, तो R क्यूब T1e, ठीक है। और जब ये इंसिडेंट होगी ए डबल डैश पर, दिस इज पॉइंट ए डबल डैश, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्शन वाली बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फिर R मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड क्या है, R क्यूब T1e, ए डबल डैश पॉइंट के लिए बात हो रही है। इसके साथ एक और R मल्टीप्लाई कर देंगे तो R 4 T1e। और ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड R क्यूब T1e है, तो T2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R क्यूब T1 T2e, ये देखिए ये इस तरीके से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं। और आप जो एम्पलीट्यूड्स कंसिडर कर रहे हैं, R T1 T2e, R क्यूब T1 T2e, R5 T1 T2e, R7 T1 T2e, ऐसे आएगा। तो अब अगर बात की जाए कि व्हाट इज द नेट एम्पलीट्यूड, मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ इन रेस के, ठीक है ना, ये पहली वाली रे को मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ये जो बाकी ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, इनसे जो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं इनका टोटल सम एम्पलीट्यूड्स का कितना है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो वो आपके पास किसके बराबर होगा, दैट विल बी R T1 T2e प्लस R क्यूब T1 T2e प्लस R5 T1 T2e। तो देखें T1 T2e, T1 T2e, T1 T2e ये सब में कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा R, यहाँ क्या बचेगा R क्यूब, यहाँ क्या बचेगा R5। तो वो चीज़ हम टोटल सम करने वाले हैं, और वो टोटल सम देखिए हम पॉइंट सिर्फ ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश इनको कंसिडर कर रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल एम्पलीट्यूड, ई डैश से रिप्रेजेंट किया और इन सब का देखिए सम। R T1 T2e ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, R T1 T2e कॉमन आ जाएगा आपके पास। तो पहले में मैंने सिर्फ T1 T2e कॉमन निकाला था, तो R क्यूब R5 ऐसे बात की थी, मैंने R भी कॉमन निकाल लिया, तो ये सारा कॉमन आ गया। तो यहाँ इसका क्या बना 1, और इसका क्या बनेगा R स्क्वायर, क्योंकि एक R भी बाहर जा चुका है यहाँ, ठीक है। तो R स्क्वायर, इसका R4, नेक्स्ट का R6 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है, इट्स GP एंड इट्स इन्फिनिट GP। इन्फिनिट GP का सम क्या होता है, दैट इज A डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशो। इसमें फर्स्ट टर्म क्या बन गई, दैट इज 1, और कॉमन रेशो क्या है R स्क्वायर, क्योंकि देखिए 1 का R स्क्वायर बना, R स्क्वायर का R स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके R4 फिर R6, तो कॉमन रेशो इज R स्क्वायर। यहाँ जो हम R कह रहे हैं इट्स R स्क्वायर, और A जो है दैट इज 1, तो A इक्वल्स टू 1 एंड R इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो 1/1 माइनस R स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट डेवलप किया था, दैट इज 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस T1 T2, ठीक है।
तो अगर T1 T2 की बात करोगे तो T1 T2 लेफ्ट साइड में ले आया प्लस हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। तो अगर ये रिप्लेसमेंट चाहते हो तो ये भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, और यहाँ हम यही कर रहे हैं। हम आर स्क्वायर को 1 माइनस T1 T2 नहीं, हम T1 T2 को 1 माइनस आर स्क्वायर ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम T1 T2 को 1 माइनस आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला 1 माइनस आर स्क्वायर और ये 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास आर टाइम्स ई बनेगा। ये किन के एम्पलीट्यूड्स का सम है? ये है जो ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश से रिफ्लेक्ट हुए, मतलब इन सब का अगर सम किया जाए इट्स आर ई। और देखो पहली वाली रे जो ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई थी उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? आर ई। कहने का मतलब क्या है कि इन सभी रेस का इंटरफेरेंस अगर इस पहली वाली रे के साथ होता है तो अगर मुझे ज़ीरो चाहिए, मतलब परफेक्ट डार्कनेस चाहिए इंटरफेरेंस के थ्रू, तो ये सारा जो एम्पलीट्यूड है बिल्कुल इससे उलट हो जाना चाहिए, मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ना चाहिए। ये सारी रेज का सम करना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न में ज़ीरो आ पाएगा। कॉन्सेप्ट इज दिस कि आपके पास जो ये पहली रे है, ठीक है, और ये सभी रेज का जो एम्पलीट्यूड्स का सम है वो पहली रे के एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो अगर मैं इंटरफेरेंस कंसिडर करता हूं तो परफेक्ट ज़ीरो के लिए इन सभी को ऐड होके, ठीक है, इसके एकदम ऑपोजिट मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लाने के लिए बात करनी पड़ेगी। तो इन सभी को, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये सभी रेज इसके साथ इफेक्टिवली इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी, और अगर ऐसी बात है तो मुझे परफेक्ट मिनिमा नहीं मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो वो यही है, ठीक है, जो ई डैश है दैट इज आर टाइम्स ई विच इज द सेम एज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ए, पहले वाले पॉइंट से। इफ ऑल दीज रेज सुपरइम्पोज टुगेदर ओनली देन परफेक्ट मिनिमा इज पॉसिबल। हाउएवर ओनली फ्यू रेज सुपरइम्पोज, सारी नहीं आ पाएंगी, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल नॉट बी जीरो एग्जैक्टली, ठीक है, कम जरूर होगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। दिस इज द नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन ऑफ टेंडेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न, एंड दैट इज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। कई बार हम कोटिंग करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ना हो, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स भी इसको बोल सकते हैं। सपोज रे जो है वो एयर से, ठीक है, ग्लास स्लैब की ओर जा रही है, तो होता है क्या, रिफ्लेक्शन होता है जनरली, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि रे जो है वो एयर से ग्लास स्लैब की ओर जा रही है, रिफ्लेक्शन होता है। हम क्या करना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन में कुछ ना जाए, इसलिए हम इस के ऊपर एक फिल्म कोट कर देते हैं। अब इंसिडेंट करेंगे और कुछ रिफ्लेक्शन ना हो, इसके लिए इस फिल्म की कैसी करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसके लिए बात कर रहे हैं, एंड दैट इज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। तो हमने वही बात की कि रे नंबर 1 ये इंसिडेंट हुई फ्रॉम एयर, अब फिल्म बीच में आ चुकी है, ठीक है, और ये ए पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हुआ सपोज। अब टोटल जो एम्पलीट्यूड है या फिर नेट रिजल्ट रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन हम पूरे पहले कंसिडर करेंगे कि अगर रेज का कोर्स क्या होगा, कोर्स ऑफ रेज क्या होगा, तो उसकी बात हो रही है कि ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये रे नंबर 1 इंसिडेंट हुआ, तो ये रिफ्लेक्ट होगी अलोंग 1 डैश और रिफ्रैक्ट होगी अलोंग 2, और इस बी पॉइंट के ऊपर, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा और सी पॉइंट पर फिर ट्रांसमिशन, रादर ये हमारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम बन जाएगा। सी पॉइंट पर ट्रांसमिट होने के बाद ये उसी रीजन में आ गया जिस रीजन में हमने रे इंसिडेंट की थी, तो दिस इज होल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड सिस्टम, 1 डैश एंड 1 डबल डैश, दीज आर द 2 डायरेक्शंस। एयर में जो वेवलेंथ है दिस इज लैम्डा, और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज म्यू आई। म्यू आई मींस इंसिडेंट, जिस मीडियम से आपने रे को इंसिडेंट किया था। फिल्म में जो वेवलेंथ है दिस इज लैम्डा एफ,
और फिल्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू एफ, और थिकनेस जो है दैट इज टी। ग्लास स्लैब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज म्यू एस। और एक बात और याद रहे, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, उससे कम फिल्म का, उससे कम एयर का। कहने का मतलब म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एफ इज ग्रेटर देन म्यू आई, ये भी चीज़ साथ साथ में रहे। तो आपने म्यू आई म्यू एस इसकी बात की, और म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एफ इज ग्रेटर देन म्यू आई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। एंड टू रिड्यूस द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ग्लास सर्फेस वी कोट थिन लेयर। ठीक है, फिल्म हम इस पर कोट करते हैं, इसको हम अब डिस्कस कर रहे हैं। अब इतना हमें पता है कि रे नंबर 1 और रे नंबर 1 डैश, ठीक है, थिन फिल्म की हम बातें पहले ही कर चुके हैं। इनमें अगर पाथ डिफरेंस की बात की जाए तो कितना होगा, 2 म्यू टी कॉस आर। स्मॉल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस वक्त। ठीक है, तो आपके पास ये जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर। टी इज द थिकनेस, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, रेज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम एयर टू फिल्म। तो म्यू आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू आई, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा, बिकॉज रेज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम एयर टू फिल्म। तो आपके पास यहाँ म्यू की जहाँ तक बात होगी, म्यू इज म्यू एफ ओवर म्यू आई, बट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देयर इज नियरली 1, वैक्यूम के बराबर की बात होती है। ठीक है, तो म्यू आई 1 अगर हो गया तो म्यू इज म्यू एफ, तो म्यू को आपने म्यू एफ से रिप्लेसमेंट दे दिया। तो जो पाथ डिफरेंस है 1 डैश और 1 डबल डैश के बीच में, ठीक है, 1 डैश एंड 1 डबल डैश के बीच में, वो आपके पास क्या निकल के आया, दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होगा। रीजन बीइंग, अगर मैं रिफ्लेक्शंस की बात करूं, ठीक है, A point पर रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, बिकॉज रेज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम एयर टू फिल्म, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब डेंसर मीडियम है। तो A पॉइंट पर रिफ्लेक्शन लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। नाउ A से जब B पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन है, ये भी देखिए फिल्म से ग्लास की ओर, ग्लास क्या है, डेंसर है एज कंपेयर टू फिल्म, तो फिर दोबारा हम बी पॉइंट पर रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम कंसिडर करेंगे, यहाँ भी लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस होगा। तो ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी, तो इसके साथ भी लैम्डा बाई 2, इसके साथ भी लैम्डा बाई 2, इन ए वे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो इन ए वे आप क्या बोल सकते हो, नो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो यही चीज यहाँ नोट फॉर्म में एक्सप्लेन किया, नोट दैट रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इंट्रोड्यूस होगा, बट ओवरऑल नो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस दैट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। अब हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज रे जो है एकदम इसके नॉर्मली इंसिडेंट की है, ये फिल्म भी है, तो नॉर्मल के साथ इसी का एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, दैट इज 0, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये रे बिल्कुल सीधी आगे निकल जाएगी, तो इसी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंगल कितना बनाएंगी, दैट इज 0। तो आपके पास स्मॉल आर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 इज 1, तो डेल्टा दैट मीन्स पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 2 म्यू एफ टी। फॉर मिनिमम, मिनिमा के लिए क्या चाहिए, द पाथ डिफरेंस शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगर मुझे मिनिमा चाहिए, मतलब एंटी रिफ्लेक्शन के लिए मुझे मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस शुड बी 2n+1 लैम्डा बाई 2, और ये डेल्टा कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, 2 म्यू एफ टी, तो मैंने ये कर दिया, तो 2 म्यू एफ टी दैट इज 2n+1 लैम्डा बाई 2। और फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो n को मैं 0 कर दूंगा, तो n को 0 करते ही ये 2 × 0 0 + 1, ठीक है, ये आपके पास क्या बना, दैट इज 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2, तो इट्स लैम्डा बाई 2।
ठीक है। तो 2 म्यू एफ टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। नाउ हमें पता है व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो क्या होता है म्यू इंटू लैम्डा, ये प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है दैट इज सेम। तो म्यू आई इंटू लैम्डा आई, ठीक है, म्यू आई इंटू लैम्डा आई दैट इज इक्वल टू म्यू एफ इंटू लैम्डा एफ, क्योंकि म्यू इंटू लैम्डा आपके पास क्या होता है सेम होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया, म्यू वन लैम्डा वन इज इक्वल टू म्यू टू लैम्डा टू। तो म्यू आई लैम्डा आई ये आपके पास एयर के लिए हो गया, और म्यू एफ लैम्डा एफ ये आपके पास फिल्म के लिए हो गया, ठीक है। बट म्यू आई इज नियरली 1 बिकॉज आप एयर के लिए बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली इक्वल टू 1। तो लैम्डा आई इज लैम्डा, ठीक है, एयर के लिए म्यू आई इज 1, तो लैम्डा दैट इज म्यू एफ इंटू लैम्डा एफ। आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए, कौन सी इक्वेशन थी, दैट वाज इक्वेशन एक्स वाज इट वाज 2 म्यू एफ टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब लैम्डा आपके पास किसके बराबर आ गया, दैट इज म्यू एफ इंटू लैम्डा एफ, ठीक है। तो म्यू एफ इंटू लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय 2, मतलब लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 म्यू एफ टी, ये हमने किया। तो म्यू एफ से म्यू एफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टी आपके पास लैम्डा एफ बाय 4। और ये किसके लिए हमने बात की थी, व्हेन 2 म्यू एफ टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 दैट इज मिनिमा। तो मिनिमा के लिए अब हम कंडीशन क्या निकाल रहे हैं कि टी द थिकनेस ऑफ द फिल्म दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एफ बाय 4, मतलब 1/4 ऑफ द वेवलेंथ इन द फिल्म। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो दिस इज द कंडीशन फॉर नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म, दैट इज फिल्म शुड हैव ऑप्टिकल थिकनेस ऑफ क्वार्टर द वेवलेंथ, ठीक है, 1/4 ऑफ द लैम्डा एफ। ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फिल्म का, ठीक है, वो म्यू एस से कम होना चाहिए। इस चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। तो पहली बात क्या निकल के आई, द thickness of the film that must be equal to 1/4 of the wavelength of the ray in the film। और जहां तक सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है उसकी बात हो रही है, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर बात की जाए दैट इज 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी बात की थी, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 माइनस इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस की रेशो, यहाँ आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशो आ जाएगी म्यू टू बाय म्यू वन, ये म्यू टू बाय म्यू वन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपके पास वैसे ही रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की बात हो रही है। तो ये इम्पिडेंस की बजाय जो मैंने यूज किया वो क्या यूज कर लिया, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रे नंबर 1 के लिए बात की जाए तो म्यू इज म्यू एफ और म्यू आई, ठीक है। म्यू की बात अगर की जाए तो इट इज म्यू एफ और म्यू आई। मैंने रेशियो ऑफ द, आपने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऐसे जरूर पढ़ा होगा, 1 माइनस Z2 बाय Z1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस Z2 बाय Z1। ये आपने जो बात की वो इम्पिडेंस की बजाय आप रेशियो किसकी कंसिडर करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक किस्म से इम्पिडेंस के इक्विवेलेंट है, बिकॉज वही स्पीड बताता है, वही एक किस्म से इम्पिडेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करता है कि वो कितना उसको रे को धीरे चलने देगा या फास्ट चलने देगा। तो वो इम्पिडेंस की बजाय आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं रे नंबर 1 के लिए बात करूं तो रे नंबर 1 दैट मींस रे इज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम एयर टू फिल्म, तो म्यू आपके पास म्यू एफ और म्यू आई आ जाएगा। तो R1 इज 1 माइनस म्यू एफ और म्यू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एफ और म्यू आई। और ये सॉल्व करके, सॉल्व किया, म्यू आई इधर आ गया, ये म्यू आई भी इधर आ गया, एलसीएम ले लिया, म्यू आई से म्यू आई कैंसिल भी हो जाएगा, और क्या बनेगा, म्यू आई माइनस म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू आई प्लस म्यू एफ। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और अगर मैं रे नंबर 2 के लिए बात करता हूं, रे नंबर 1 के लिए बात की, रे इज ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम एयर टू फिल्म, तो हमने म्यू की जब बात की हमने बोला म्यू एफ और म्यू आई। जब रे नंबर 2 की बात आई तो इट्स ट्राइंग टू ट्रेवल फ्रॉम फिल्म टू ग्लास, तो अब अगर मैं
म्यू की बात करूंगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा, दैट विल बी म्यू एस ओवर म्यू एफ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, उसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट में R2 कंसिडर करूंगा। B पॉइंट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R2, A पॉइंट के लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R1। तो मैंने R1 की बात की, ठीक है, और जब मैंने R1 लिखा तो मैंने R1 कैसे लिखा, दैट इज 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो म्यू किसके बराबर है, दैट इज म्यू एफ ओवर म्यू आई। ठीक है, और ये फाइनली क्या बना, दैट इज म्यू आई, ये भी आपके पास म्यू एफ और म्यू आई। ठीक है, म्यू एफ ओवर म्यू आई। तो फाइनली क्या बना, म्यू आई माइनस म्यू एफ डिवाइडेड बाय म्यू आई प्लस म्यू एफ। लेकिन अगर मैं रे नंबर 2 के लिए बात करता हूं, देन दिस म्यू वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी म्यू एस ओवर म्यू एफ। तो अब अगर मैं R2 की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं R2 की बात करूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस म्यू एस ओवर म्यू एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस ओवर म्यू एफ। तो ये बनेगा म्यू एफ माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू एफ प्लस म्यू एस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, ये दोनों, क्योंकि इस वक्त अगर मैं R2 की बात करता हूं तो म्यू इज म्यू एस ओवर म्यू एफ, ये एक्सप्लेन यहां होता है। R1 R2 की वैल्यूज हमने यहां कंसिडर की, बट R1 और R2 मैग्नीट्यूड में बराबर है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो गए। फिर म्यू आई को दोनों के साथ, म्यू एफ माइनस म्यू एफ को दोनों के साथ, ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स ये आप करेंगे, और फाइनली ये कैंसलेशन हुई। ठीक है, और फाइनली आपके पास क्या निकल के आया, ये -2 म्यू एफ इज इक्वल टू -2 म्यू आई म्यू एस। ये मैथमेटिक्स आप थोड़ा सा कर लेंगे, सामने आपके है। तो म्यू एफ इज अंडर म्यू आई म्यू एस, और एयर के लिए म्यू आई किसके बराबर, दैट इज 1। ठीक है, म्यू आई 1 हो गया, तो म्यू एफ इज अंडर म्यू एस। वही मैंने आपको चीज़ बताई क्या, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म है वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसका अंडर लूंगा तो वो इससे कम आएगा। जैसे 4 है, 4 का अंडर 2 आ जाता है। ये म्यू जो है कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर 1 से छोटा होगा तो म्यू एफ बढ़ सकता है, लेकिन म्यू एस कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, तो उसका अंडर जो है वो म्यू एस से कम ही निकल के आएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।